हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास का डिस्कशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इजी सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन सम्स भी आते हैं इसमें, प्रैक्टिकल सम्स भी एग्जाम में बहुत आते हैं। आप ये मान के चलो, आप इक्विटी शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका अकाउंटिंग कैसे होता है। डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे होता है, और जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होता है ना, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तीन चीजें आप इसमें सीखोगे। मेन उसमें इक्विटी और डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी का तो एक छोटा सा एक लाइन का पैराग्राफ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला डिस्कशन है कि इन्वेस्टमेंट बोलते किसको हैं। आंसर है एक असेट है। इन्वेस्टमेंट इज एन असेट जो हमने इसलिए एक्वायर किया है कि उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन हो, यानी दाम बढ़े, उससे हमको इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट मिले, या फिर अदर बेनिफिट मिले, जिसको हम लोग इनकम टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। टैक्स में डिडक्शन फिडक्शन करने के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं ना जगह जगह पे, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह में, वो भी इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है कि इट इज एन असेट विच इज एक्वायर्ड फॉर अर्निंग कैपिटल अप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एंड अदर बेनिफिट। अब आप अगर देखोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोगों को डिबेंचर्स पे मिलता है, डिविडेंड हम लोगों को इक्विटी शेयर्स पे मिलता है, और रेंट हम लोगों को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। तो आप ये समझ लो कि इन तीनों का ही अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग सीखने वाले हैं। आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, अक्वायर करोगे, ओन करोगे, खरीदोगे, तो आपको अपनी बैलेंस शीट में कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट पता कैसे करेंगे? आंसर इज कॉस्ट विल इंक्लूड परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस फीस एंड ड्यूटीज। सिंपल डेफिनेशन है। जो नॉर्मल होता है ना, सब मिला करके जब तक असेट रेडी हुआ तो क्या खर्चा लगा, दैट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें स्पेसिफिक लिख दिया गया कि भाई परचेज प्राइस, ब्रोकरेज और सरकार को दिया हुआ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब आइए इनिशियल रिकॉग्निशन, कि पहली बार जब हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में तो कैसे करेंगे? आंसर इज कॉस्ट पे करेंगे, और जर्नल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट टू बैंक। मान लो हमने 100 इक्विटी शेयर कोई कंपनी का, 100 ओनली 100 इक्विटी शेयर 40 रुपया करके खरीदा। इस 40 रुपया में परचेज प्राइस भी है, ब्रोकरेज भी आ गया, फीस एंड ड्यूटीज, एसटीटी फेस्टिटी जो कुछ लगता है सब आ गया। तो हमारा टोटल पेमेंट कितना हुआ? आंसर इज 4000 रुपीज। हम इस 4000 रुपीज में अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, एंड द जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे, अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको ईयर एंड में कैसे वैल्यू करते हैं? मान लो ये जो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया, जो हमने 4000 रुपये में बुक्स में लिखा, मान लो ये लॉन्ग टर्म है, तो हम उसको वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो पहले डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म बनता कैसे है। आंसर है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम अक्वायर करते हैं और उसको रखेंगे मिनिमम 1 साल, मतलब अगले 1 साल तक हम उसको बेचने का मेरा मन नहीं है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में क्लासिफाई करेंगे। So if the investment is acquired with an intention not to dispose it off within the next 1 year from the date of acquisition, we call it long term investment. सर करना क्या है? कॉस्ट पे मेजर करना है। तो सर 4000 में खरीदे थे, 4000 पे लिख लेना है। यस, बैलेंस शीट में 4000 में टांग दो। एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको लगता है कि उस इन्वेस्टमेंट में परमानेंट डिक्लाइन हो गया है, हमेशा के लिए गिरावट आ गई है, ऐसी गिरावट जो कभी रिवर्स नहीं होएगी। सर पहचानेंगे कैसे? बीइंग ए स्टूडेंट आपको पहचानना नहीं है, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहेगा, डरना नहीं है। अगर परमानेंट डिक्लाइन हो गया और आपको लगता है वो इन्वेस्टमेंट 2100 से ऊपर में नहीं बिक्री होगा, कभी भी नहीं बिक्री होगा, तब उस इन्वेस्टमेंट को आप 2100 में ले आइएगा, 1900 को पीएल में भेज दीजिएगा, क्योंकि आपने 4000 में खरीदा था। और अगर वहां कोई परमानेंट डिक्लाइन नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे वैल्यू होगा, बैलेंस शीट में 4000 पे टांग दीजिएगा। 5th पैराग्राफ, अगर करंट इन्वेस्टमेंट हुआ तो मान लो वही वाला इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, तो सर करंट इन्वेस्टमेंट बोलते किसको है? वही कि हमको विद इन 1 ईयर बेच देने का इंटेंशन है। ठीक है सर, आपके इंटेंशन पे डिपेंड करेगा कौन लॉन्ग टर्म है कौन करंट है। ट्रू। वैल्यू कैसे करेंगे ईयर एंड पे? आंसर इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ओ, तो सर ईयर एंड में आप उसका मार्केट प्राइस चेक करेंगे जब आपको बैलेंस शीट बनाना होगा तो? यस। मान लो मार्केट प्राइस है 3700,
कॉस्ट प्राइस था 4000, विच एवर इज लोअर हुआ 3700, तो हम बैलेंस शीट में 3700 में लिखेंगे। तो सर बाकी फिर 300 रुपया P&L में लॉस हो जाएगा, डिप्रीसिएशन के जैसा। एक असेट को 4000 से 3700 लेकर के जाएंगे तो 300 रुपया का तो लॉस लिखना पड़ेगा। तो एवरी ईयर एंड ए करेंट इन्वेस्टमेंट विल बी मेजर्ड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बट ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी मेजर्ड एट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक एक्सेप्शन है कि इफ देयर इज ए परमानेंट डिक्लाइन देन ओनली इट विल बी ब्रॉट डाउन बिलो कॉस्ट। याद रहेगा, सिंपल है तीनों। अब आइए इन्वेस्टमेंट का सेल होने से हम क्या करेंगे। पहले हम लोग नेट सेल प्रोसीड्स निकालेंगे। क्या बोले? नेट सेल प्रोसीड्स। कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज माइनस ड्यूटीज। याद रखना, जब हम खरीदते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग बायर हैं तो हम लोग खरीदने का पैसा देंगे, ब्रोकर को ब्रोकरेज भी देंगे, सरकार को ड्यूटीज भी देंगे। जब हम सेल करते हैं तो सेल का पैसा हमको मिलता है, लेकिन ब्रोकर को तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, सरकार को टैक्सेस भी देना पड़ेगा। तो एक चीज मिला और दो चीज दिए। सेलिंग करने का पैसा मिला, ब्रोकरेज और ड्यूटीज दिए। परचेज के केस में परचेज का पैसा भी दिए, ब्रोकर को ब्रोकरेज भी दिए, सरकार को ड्यूटी भी दिए। तो परचेज में तीनों चीज ऐड होता है। लेकिन सेल के केस में सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज माइनस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, नेट जो पैसा मिलेगा उसको निकाल लेंगे। सर फिर जो भी अपने में बुक्स में लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट और बेचे जब, तो जो भी डिफरेंस है उसको P&L में डाल देंगे। सर कैसे? एंट्री मार देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, सेल का। मान लो वो इन्वेस्टमेंट आपने 4000 रुपए में खरीदा था। इधर देखो, तो मान लो आपने इन्वेस्टमेंट 4000 में खरीदा था, आपकी बैलेंस शीट में 4000 में लिखा हुआ है। अब आपने उसको मान लो 5200 रुपए में बेच दिया, तो आपके इन्वेस्टमेंट के लेजर में इधर में इन्वेस्टमेंट टू बैंक है, इधर में बाई बैंक है। ये इन्वेस्टमेंट का लेजर है मान लो सिंगल कॉलम का, तो 1200 रुपए का प्रॉफिट तो आएगा ना जी, वो P&L में भेज दो और क्या, सिंपल ही तो है। नेक्स्ट, अगर कुछ नहीं बोला इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग में, तो वेटेड एवरेज मेथड। अगर मान लो एक इन्वेस्टमेंट खरीदे, फिर एक और खरीदे, फिर एक और खरीदे, तो आप लोग हमेशा वेटेड एवरेज, फीफो फॉलो मत करना। फीफो तभी फॉलो करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन पेपर लिख करके देगा। तो प्रॉफिट लॉस निकालते समय इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में अगर कुछ नहीं बोला तो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है, फीफो फॉलो नहीं करना है। बोल देगा तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अभी तक की स्टोरी में 6 पैराग्राफ में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन, शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन और सेल, ये डिस्कशन हमने सीखा। अब आइए इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट को लेकर के स्पेसिफिक बातें करते हैं, और अब फोकस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी पे रहेगा। ओके, अभी तक के जो पैराग्राफ थे 1 2 3 4 5 6 वो कॉमन पैराग्राफ थे। देखो 6 नंबर सेल, 5 नंबर करेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, 4 नंबर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, 3 नंबर इनिशियल रिकॉग्निशन, 2 नंबर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला वाला डेफिनेशन। ये कॉमन पैराग्राफ है जो इक्विटी में, डिवेंचर में और प्रॉपर्टी में तीनों में एप्लीकेबल है। लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूं डिविडेंड का ट्रीटमेंट, तो अब मैं स्पेसिफिकली समझ लो आ गया डिस्कशन में इक्विटी शेयर्स का। आपने सुना होगा इक्विटी शेयर से डिविडेंड मिलता है, कंपनियां डिविडेंड देती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो डिविडेंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? पहला बात, डिविडेंड हम लोग अपने P&L में इनकम के रूप में लिखेंगे नॉर्मली, लेकिन डिविडेंड अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है तो फिर वो इनकम नहीं होगा, वो कॉस्ट रिडक्शन होगा। मतलब अगर समरी करके, बाकी तो हम पढ़ाएंगे 7 नंबर और 8 नंबर पैराग्राफ में, अगर मैं आपके सामने समरी करके बोलूं कि डिविडेंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो आंसर इज पहले पता करो डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया है या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन समझने तो लग गए हो। मान लो हम शेयर खरीदे आज, और आज का दिन है मान लो 10 अप्रैल 2025, ठीक है। आज मैंने कोई शेयर खरीदा और 3 दिन बाद हमको डिविडेंड मिला, तो वो जो डिविडेंड हमको मिलेगा फिनेंशियल ईयर 24-25 में जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा उसी प्रॉफिट से तो डिविडेंड हमको मिलेगा। तो वो डिविडेंड हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि हमको पुरानी प्रॉफिट से, हम शेयर आज खरीदे और आज के पहले की प्रॉफिट से हमको डिविडेंड मिला। ये डिविडेंड इनकम नहीं है, इसको कॉस्ट रिडक्शन के रूप में ट्रीट करना है।
और वही अगर मेरे को नेक्स्ट ईयर 26-27 में डिविडेंड मिलता है, 27-28 में डिविडेंड मिलता है, तो वो नॉर्मल डिविडेंड है। मेरे शेयर खरीदने की बाद की प्रॉफिट से कंपनी ने डिविडेंड दिया। हम आज खरीदे, कंपनी ने उसके बाद कमाया, फिर हमको डिविडेंड उसके बाद दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको हम लोग P&L में डालते हैं और इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। आओ बोर्ड पे देखते हैं। डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट से। हम आज शेयर खरीदे, हमको पुरानी प्रॉफिट से डिविडेंड मिला। आंसर, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते सर ऐसे मिल सकता है? आंसर इज हाँ, मिल सकता है, क्योंकि आप जिस दिन शेयर खरीद लेते हैं, आज के बाद जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा कंपनी को आपको देना बाउंड है। ओके, तो अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला, इनकम नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन के रूप में ट्रीट होगा। जर्नल वाइज अगर जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मान लो ना वही 4,000 रुपया वाला मेरा इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्टमेंट टू बैंक 4,000 रुपया किए थे और फिर 5-6 दिन के बाद ही हमको 200 रुपया का डिविडेंड मिल गया। 100 शेयर था, 2 रुपया करके डिविडेंड मिल गया और पुरानी प्रॉफिट से मिला, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव 200 और डिविडेंड रिसीव टू इन्वेस्टमेंट 200। तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? आंसर इज 3,800। नेक्स्ट, अगर डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको नॉर्मल डिविडेंड हम लोग बोलते हैं, तो क्या होगा? दैट इज ट्रीटेड एज एन इनकम। जर्नल क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड टू P&L। तो मान लो यही वाला एग्जांपल है, 4,000 में हमने शेयर खरीदा, फर्स्ट ईयर हमको डिविडेंड मिला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, हमने 3,800 कर दिया। फिर 1 साल बाद हमको फिर 200 रुपया डिविडेंड मिला, तो मेरे पास अभी शेयर 1 साल से है। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, फिर हमको उसके अगले साल डिविडेंड दिया 200 रुपया। वो 200 रुपया डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो वो हम अपने P&L में भेजेंगे। उसके अगले साल और 300 रुपया दिया, वो 300 भी हम अपने P&L में भेजेंगे, बिकॉज दैट इज नॉर्मल डिविडेंड। सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वाला डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को कम करता है, नॉर्मल डिविडेंड जो होता है पोस्ट एक्विजिशन वाला, वो P&L में जाता है। अब आइए 9 नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो ये समझने में कि डिविडेंड प्री से दिया गया है या पोस्ट से, और अगर आपको नहीं पता चल रहा और आपको लग रहा हो कि यार पता नहीं चल रहा, हम जो भी बोलेंगे वो आर्बिट्ररीली बोलेंगे, तो इट इज बेटर कि डिविडेंड को इनकम के रूप में डाल देना। ज्ञान मत लगा के इनकम के रूप में डाल देना, अगर क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा हो तो। नेक्स्ट डिस्कशन, जब भी हम इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट का, तो मिनिमम 2 ठो कॉलम बनाइएगा, एक नंबर का और एक अमाउंट का। सर डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाएंगे, जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं 3rd कॉलम डिविडेंड का, लेकिन जरूरी नहीं है। हम लोग डिविडेंड का अलग से लेजर ही बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट के लेजर में 2 कॉलम बनाएंगे, नंबर कॉस्ट या नंबर अमाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड का अलग से कॉलम बना लेंगे। मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं, सेम एग्जांपल को लेके दिखाता हूं। मान लो ये वाला इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना, वही वाला इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाता हूं। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक कॉलम नंबर का हो गया, एक अमाउंट का हो गया, एक नंबर का क्रेडिट साइड में हो गया, अमाउंट हो गया। तो मान लो मैंने खरीदा, तो मैंने लिखा टू बैंक 100 शेयर 4,000 रुपीज। ओके, अब मान लो मेरे को प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला 200, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो हम इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, तो बाई डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक टू डिविडेंड रिसीव टू इन्वेस्टमेंट, तो मैंने लिखा बाई डिविडेंड रिसीव्ड, यहां पे लिख दिया 200 रुपीज। नंबर कॉलम में तो कुछ आएगा नहीं, अमाउंट कॉलम का बात है, तो अब देखो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो गया। अब मान लो मैंने उस इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कैरेट डाउन करना है, बेचा नहीं, ईयर एंड में मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर बेच दूंगा तो बाई बैंक, फिर प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। अगर नहीं बेचा तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे तो मेरे पास 100 शेयर है, नंबर के कॉलम में 100 आ गया। यहां कितना लिखेंगे? आंसर इज, ये पता करो कि लॉन्ग टर्म है कि करेंट है। लॉन्ग टर्म होगा तो कॉस्ट पे लिखेंगे, शॉर्ट टर्म होगा तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे लिखेंगे। सर मान लीजिए शॉर्ट टर्म है तो मार्केट प्राइस पता करो। सर मान लीजिए मार्केट प्राइस 3500 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000। नहीं, कॉस्ट गिर गया है, कॉस्ट प्राइस है 3800, मार्केट प्राइस है 3500, लोअर 3500, करेंट इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप यहां लिखोगे 3500। तो सर तब तो लॉस हो गया, तो बाई P&L 300 रुपीज। ये तरीका है इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाने का। आइए ऊपर चलते हैं। अब डिस्कशन का एजेंडा है बोनस शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है।
क्या होता है बोनस शेयर? शेयर रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी को फ्री में शेयर मिला। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। नंबर कॉलम जो है ना, ये वाला नंबर कॉलम, ये नंबर कॉलम में बोनस शेयर का अमाउंट लिख दीजिएगा और इसके कारण आपका कॉस्ट पर शेयर गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो इसी एग्जांपल में हमको 100 शेयर बोनस मिल गया होता, तो पहले 100 शेयर का कॉस्ट 3,800 एग्जांपल में ले रहा हूं। पहले 100 शेयर का कॉस्ट 3,800 था, अब 200 शेयर का कॉस्ट 3,800 हो जाएगा। तो बोनस से कोई इनकम नहीं होता है, कॉस्ट पर शेयर कम हो जाता है। जो 38 रुपीज का कॉस्ट पर शेयर था वो अब 19 रुपीज हो गया। देखो मैंने लिख के दिया है कि बोनस इज शेयर रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस का कोई एंट्री नहीं होता, सिर्फ नंबर कॉलम में बोनस को नंबर कॉलम में लिखते हैं, उसके कारण कॉस्ट पर शेयर कम हो जाता। तो सोचो ना बेटा, अगर कॉस्ट पर शेयर कम हो जाएगा तो बाद में जब माल आप बेचोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज कॉस्ट पर शेयर कम हो गया है, प्रॉफिट विल बी मोर। सो दिस इज हाउ बोनस शेयर का अकाउंटिंग होता है। 12 नंबर पॉइंट, अगर क्वेश्चन पेपर में ईयर एंड का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है और बताया नहीं कि शेयर लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, मार्केट वैल्यू दिया होने की वजह से ये अज्यूम कर लेना कि ये करेंट इन्वेस्टमेंट है और आपको कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करनी है। और अगर मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया और बताया भी नहीं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या है, तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म मानना पड़ेगा, कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा। अब आता है इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट का आखिरी डिस्कशन, वी कॉल इट राइट शेयर्स। सबसे डिफिकल्ट, सबसे टिपिकल, मजेदार। आइए एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या होता है राइट शेयर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोगों को जब कंपनी थोड़ा सा सस्ता दाम में शेयर देती है, करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचा दाम में, हम लोग राइट शेयर बोलते हैं। 2, अगर हमने राइट शेयर सब्सक्राइब कर दिया, कंपनी ने जो पैसा मांगा हमने कंपनी को दे दिया, तो नॉर्मल परचेज की तरह ट्रीट होता है। इन्वेस्टमेंट टू बैंक लिखा जाता है और उतना ही रुपया लिखा जाता है जितना रुपया हमने कंपनी को पे किया। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में जाऊं आपके सामने, तो मान लो ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये नंबर कॉलम है, ये अमाउंट कॉलम है। मान लो मैंने 100 शेयर 4,000 रुपीज में खरीदा था, बाद में इस कंपनी ने मेरे को 1 पे 1 राइट दिया, 1 फॉर एवरी 1, तो 100 राइट मिला, बोला 28 करके राइट देंगे और हमने सब्सक्राइब कर लिया, तो हम लिखेंगे टू बैंक 100 शेयर खरीद लिए और यहां पे लिखेंगे 2800 रुपीज। तो अब मेरे पास 200 शेयर हो गया 6,800 रुपीज में। मैं ऊपर चलता हूं वापस से। अगर मैंने राइट शेयर सब्सक्राइब किया तो अमाउंट पेड विल बी एडेड टू द कैरिंग अमाउंट। आपने देखा कैसे मैंने उसको मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड कर दिया। सो इट इज एज गुड एज ए न्यू परचेज। अब आइए थर्ड पैराग्राफ, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट्स। मान लो मेरे को ये 100 शेयर नहीं खरीदना, या मेरे को 60 खरीदना है, 40 नहीं खरीदना, तो एक बार 100 का एग्जांपल लेके चलो कि मान लो मेरे को नहीं खरीदना, राइट शेयर कंपनी ने ऑफर किया, सुदर्शन अग्रवाल डजंट वांट टू बाई, तो वो उनको रिनाउंस कर सकता है, किसी और को अपना राइट बेच सकता है। फिर वो कंपनी को 28 रुपया देगा ना, 28 रुपीज, तो कंपनी को उसको शेयर देना होगा। तो मान लो मैं कोई दूसरा बंदा को 3 रुपया में अपना राइट बेच दिया, 3 रुपया, ओनली 3 रुपीज में, तो वो जो बंदा है वो 3 रुपया मेरे को देगा, राजेश है मान लो, राजेश 3 रुपया मेरे को देगा और 28 रुपया कंपनी को देगा, 31 रुपीज में शेयर उसका हो जाएगा। तो अगर उसकी बुक्स का बात करें तो ही विल रिकॉर्ड हिज इन्वेस्टमेंट एट 31 रुपीज। मैंने नीचे लिख करके दिया है सी का 2 नंबर पॉइंट में, नहीं सी का 3 नंबर पॉइंट में, ये डी में, सॉरी सी मैंने डी में लिख के दिया है कि राजेश के लिए द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द रिनाउंसी इज द टोटल ऑफ अमाउंट पेड टू द कंपनी एंड अमाउंट पेड टू सुदर्शन अग्रवाल रिनाउंसर, क्योंकि उसका 31 रुपीज में शेयर उसके पास आया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 लिखेगा। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो जो 3 रुपया मेरे को मिला, मेरे पास 100 शेयर 4,000 रुपया वाला था, हम एग्जाम्पल वही रखा हुआ है, और अब मेरे को 3 रुपया मिला राइट रिनाउंस करके, टोटल अमाउंट में 300 रुपया समझ लो, 100 शेयर हम रिनाउंस कर दिए, 100 राइट था हम रिनाउंस कर दिए, तो हम 300 रुपया का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इसका आंसर सिंपल है कि नॉर्मली रिनाउंसिएशन का जो पैसा होता है वो इनकम होता है और मेरे पीएल में चला जाता है। 300 हमको फ्री फंड का मिल गया,
तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स रिसीव्ड अकाउंट। इतना बड़ा नहीं लिखना, तो रिनाउंसिएशन अकाउंट, रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स अकाउंट, कोई भी एक तो नाम दे दो, राइट रिनाउंसिएशन अकाउंट, नहीं समझे? तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू राइट रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स रिसीव्ड RRPR 300 रुपया, एंड RRPR अकाउंट डेबिट टू P&L 300 रुपया। ये इनकम है। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो जबरदस्त है। आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन करेंगे। क्या? अगर ओरिजिनल शेयर, वो वाला 104,000 वाला, अगर ओरिजिनल शेयर्स आर परचेज्ड ऑन कम राइट बेसिस, सुन लो पहले फिर समझाएंगे, एंड व्हेन दे बिकम एक्स राइट द मार्केट प्राइस हैज फॉलन डाउन बिलो कॉस्ट, then the renunciation proceeds to the extent of such fall is credited to investment account and excess money received will go to P&L account। सर कुछ नहीं समझ में आया, मुझे मालूम है, अभी मैं समझाता हूं। देखो, मान लो 100 शेयर हम 4,000 में पहले से खरीद के रखे थे, ठीक है, हम खरीद के रखे थे, और ये शेयर जो हम खरीदे ना, ये कम राइट परचेज था। सर कम राइट परचेज होता क्या है? कम राइट परचेज मीन्स कंपनी तब तक राइट बाजार में अनाउंस कर दिया था कि कंपनी राइट देने वाला है। मतलब हम जब ये शेयर खरीदे ना, तो हमको मालूम था कि कंपनी 1:1 राइट देने वाला है 28 रुपया करके, ये देने वाला है कंपनी, हमको मालूम था। और मार्केट में तब वो 100 शेयर 4,000 में मिल रहा था, तब हम खरीदे। दिस इज कॉल्ड कम राइट परचेज। ए कम राइट परचेजर नोज कि he is going to receive some rights in future and company has already announced that। 2, उसके बाद जब कंपनी ने राइट दे दिया, राइट मार्केट में आ गया, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, मान लो इसका एक्स राइट प्राइस 4,000 से 3,800 हो गया। सर क्यों हुआ? मार्केट में ऐसे शेयर का दाम गिरता है राइट के बाद से, तो गिर गया। तो ओरिजिनल शेयर्स आई बॉट ऑन कम राइट बेसिस, व्हेन दे बिकम एक्स राइट, राइट के बाद the market price has fallen down below cost, then जो हमको 300 रुपया राजेश दिया रिनाउंसिएशन का, ये इनकम नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें से 200 रुपीज, 200 समझ तो गए होगे कौन सा है? 4,000 से जो 3,800 आया, 200 रुपीज कॉस्ट रिडक्शन होगा और 100 रुपीज PL में जाएगा। अब फिर से मैं बोलूंगा, देखना सेम लाइन आपको समझ में आएगा। When the original shares are purchased on come right basis and when they become ex right the market price has fallen down below cost, then the renunciation money received from Rajesh to the extent of this fall 200 will be treated as cost reduction, balance 100 rupees goes to P&L। सेम लाइन रिपीट किए, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल स्टोरी है मेरे बच्चे राइट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। तो अगर ब्रॉड में हम लोग बोले, हम लोग क्या क्या सीखे? परचेज अकाउंटिंग, सेल अकाउंटिंग, बोनस अकाउंटिंग, राइट अकाउंटिंग, डिविडेंड अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, और वेटेड एवरेज करना है अगर फीफो नहीं बोला हुआ है तो। ये टोटल स्टोरी हम लोगों ने सीखा। डिविडेंड में 2 चीज सीखा, डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, डिविडेंड फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड P&L में जाएगा। इस समरी के साथ हम लोग एक बढ़िया सा बड़ा सारा सम बनाते हैं, उससे इक्विटी इन्वेस्टमेंट का आपको लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मैं चलता हूं। क्वेश्चन है 1421 को, सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर था जिसका बुक वैल्यू 15 रुपीज पर शेयर था। तो अगर आप इसका लेजर बनाओगे तो 2 बैंक लिखोगे या 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन? आंसर इज 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पहले से पड़ा हुआ था। नंबर कॉलम में 25,000 लिखना है, अमाउंट कॉलम में 25,000 इंटू 15 रुपया, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट है। तो अगर मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं तो ये देखो, इन्वेस्टमेंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर लेजर का नाम है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, अमाउंट कॉलम में 3,75,000। एक एक चीज चेक करते रहो, आपको समझ में आता जाएगा। सेकेंड पार्ट, ऑन 20 जून 2021 ही परचेज, ही मतलब सुंदर परचेज अनदर 5,000 शेयर्स 16 रुपया करके। तो 2 बैंक लिखना पड़ेगा फिर से, और अमाउंट विल बी 80,000, नंबर इज 5,000, 2 बैंक 5,000, 80,000। तो अब अपने पास देखो 30,000 शेयर हो गए, और ये टोटल कॉस्टिंग हो गई 4,55,000 की। इसको बोलते हैं एवरेजिंग, वेटेड एवरेज इसी को बोलते हैं। अब आइए पिछले पार्ट में चलते हैं।
द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड ए बोनस एंड ए राइट इशू। याद रखना, अब हमारे पास 30,000 शेयर हैं, 25 + 5, उसमें 25,000 शेयर पुराने हैं, 5,000 शेयर हमने अभी अभी खरीदे हैं, ताजा ताजा। ये याद रखना बैक ऑफ द माइंड में। कंपनी ने राइट और बोनस अनाउंस किया। नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दीज इश्यूज। बोनस और राइट पे हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, हमको इस 25,000 पे और 5,000 पे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जो बोनस और राइट अभी हमको मिलने वाला उस पे हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ऐसा कंपनी के डायरेक्टर लोगों ने बोला है। आगे, बोनस इज 1:6, 1:6 मतलब 1 for every 6। डेट 16 अगस्त को बोनस मिलेगा। तो मेरे पास 30,000 शेयर है, 30,000 का 1:6, 30,000 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 5,000 का बोनस मिलेगा। आप जानते हो बोनस का कोई अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं होता, लेकिन नंबर कॉलम में हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो ये देखो मैंने लिखा 16 अगस्त 2 बोनस, नंबर कॉलम में 5,000, इधर नील। तो अब अपने पास हो गया बच्चों 35,000 शेयर्स। 25, 5 और 5, बोर्ड पे देखना, 25, 5 और 5। और उसका कॉस्ट हो गया 4,55,000। वापस चलते हैं। फिर राइट अनाउंस हुआ, 31 अगस्त को राइट मिलेगा, 15 रुपया करके राइट देगा, 3 for every 7। और बोला ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विल बी 30/9/2021। 15 रुपया करके जो राइट हमको कंपनी देगी वो उसका पैसा हमको देना है 30/9 को, 30/9 के पहले पहले। तो अब मेरे पास 35,000 शेयर है, माइंड इट, 35,000 शेयर है। बोनस के बाद राइट मिला ना 15-20 दिन के बाद, और 3 for every 7 मिला, तो 35 × 3/7 अगर करेंगे तो 15,000 का राइट आता है। 15,000 शेयर का राइट हमको मिला, हमको कंपनी को 15 रुपया करके देना है, यानी 2,25,000 देना है, मेरे को 15,000 राइट मिल जाएगा अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो। लिखता है शेयर होल्डर्स वेयर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट इन फुल और इन पार्ट, माने हम रिनाउंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली सुंदर जो हम लोग हैं, सोल्ड 1/3 33.33% ऑफ राइट एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 per शेयर। जो राइट हमको 15,000 मिला उसका 1/3 यानी 5,000 राइट हमने शेखर को बेच दिया 2 रुपया करके, यानी हमको 10,000 रुपीज मिला। राइट का 10,000 रुपीज हमको रिनाउंसिएशन का मिला शेखर से। एग्जाम्पल में राजेश से मिल रहा था, अभी हमने शेखर को रिनाउंस किया है। क्या करेंगे इस 10,000 रुपया का जो राइट रिनाउंसिएशन मिला हमको? आंसर इज हम इसको P&L में भेज देंगे। सर क्यों? क्योंकि नॉर्मली राइट रिनाउंसिएशन का पैसा इनकम होता है। कम राइट परचेज करेंगे, एक्स राइट में दाम गिरेगा, देन रिनाउंसिएशन विल बी, रिनाउंसिएशन मनी ऑफ 10,000 विल बी 10,000 है यहाँ, रिनाउंसिएशन मनी ऑफ 10,000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल। पर उसके लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है? सोचो, कम राइट परचेज होना जरूरी है, एक्स राइट फॉल होना जरूरी है। सब में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, वर्ड ही नहीं है कम राइट एक्स राइट का। तो सर क्या करें? पूरे 10,000 को PL में भेज दो। तो ये देखो बच्चों, सॉल्यूशन में मैंने एक PL अकाउंट बना रखा है। ये रहा P&L अकाउंट, बाई रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स रिसीव्ड 10,000 P&L में चला गया। सर जर्नल बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू RRPR, राइट रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स रिसीव्ड 10,000, RRPR टू P&L। तो ये रहा P&L, आपको यहाँ पे बाई RRPR दिखाई दे रहा है। यही अगर कम राइट एक्स राइट होता तो ये इन्वेस्टमेंट के लेजर में भी दिख सकता था, अपने सम में इनकम है। मैं क्वेश्चन में वापस चलता हूं। अब उन्होंने लिखा कि सुंदर ने 1/3 ऑफ द एंटाइटलमेंट शेखर को दे दिया। इसका मतलब बाकी 2/3, मतलब जो बाकी जो 10,000 शेयर है उसका क्या हुआ? वो हमने सब्सक्राइब कर लिया, ये मान लिया जाएगा। क्योंकि 15,000 का राइट मिला था ना, 3 for every 7 था, तो सब्सक्राइब कर दिए तो क्या करना होगा? मेरे इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ऐड करना होगा। तो यहां पे देखो, टू बैंक 31 अगस्त ही मैंने लिख दिया, आप 30/9 भी लिख सकते हो डेट को। टू बैंक 10,000 शेयर 1.5 लाख रुपया। तो अब अगर आप देखोगे मेरे पास 25 and 5 30 35 45, अब मेरे पास 45,000 शेयर है,
45,000 शेयर, और उसका कॉस्ट है 375 प्लस 80 प्लस 150, टोटल कॉस्टिंग है 6,05,000। इसको याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। यहां तक का जो काम हम लोगों ने किया 1 2 3 4, और वो राइट रिनाउंसिएशन वाला, उसका कुछ कुछ वर्किंग नोट है यहां सामने देखो। एक वर्किंग नोट है नंबर ऑफ बोनस रिसीव्ड 5,000, एक वर्किंग नोट है नंबर ऑफ राइट रिसीव्ड 15,000, राइट रिनाउंस्ड 5,000, 1/3 करके रिनाउंसिएशन का पैसा P&L में भेज दिए, बाकी सब्सक्राइब कर लिए 10,000 शेयर। वर्किंग नोट इजी है। अब मैं वापस से ऊपर जाता हूं, 4 चीज पे टिक लगा दिया। अब ये क्वेश्चन बोलता है डिविडेंड क्या हुआ। डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर 31/3/21 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31/10/2021। 31 अक्टूबर को हमको डिविडेंड मिला पिछले साल का प्रॉफिट से। अब याद रखो, इधर ध्यान देना, मेरे पास पुराना 25,000 शेयर था, फिर नया हमने 5,000 खरीदा, फिर हमको बोनस मिला, फिर हमने राइट खरीदा। सब में बोला इन दोनों के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, तो इन दोनों पे मिलने वाला है 20% डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 20% 2 रुपये का डिविडेंड है, तो 25,000 शेयर पे हमको 2 रुपया करके 50,000 डिविडेंड मिलेगा, 5,000 शेयर पे 10,000 मिलेगा। ये शेयर मेरे पास पहले से है 25,000, तो पहले से अगर शेयर है तो डिविडेंड हमेशा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से देंगे। ये शेयर पहले से है, कंपनी उसके बाद प्रॉफिट कमाया तो बाद का प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो ये जो 50,000 डिविडेंड हमको मिलेगा ये मेरे P&L में जाएगा। और ये जो 10,000 डिविडेंड है ये तो हम अभी अभी ताजा ताजा शेयर खरीदें, आप इसको ऐसे भी समझ लो, ताजा शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो इन्वेस्टमेंट को कम करता है, क्योंकि ताजा शेयर अगर हमने खरीदा, डिविडेंड हमेशा पुरानी प्रॉफिट से मिलेगा। आज अप्रैल में कोई शेयर खरीदेंगे, जून में खरीदेंगे, तो मार्च का प्रॉफिट से तो डिविडेंड मिलेगा ना, तो ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ये कॉस्ट को कम करेगा। तो 10,000 रुपीज विल रिड्यूस माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपीज विल गो टू P&L। आइए सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये देखो 31/10 डिविडेंड। सर बाई बैंक क्यों लिखे? आप बाई डिविडेंड रिसीव्ड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, अमाउंट कॉलम में हमने 10,000 लिख दिया। क्लियर? और सर वो 50,000 मैंने P&L में भेज दिया। देखो P&L बाई डिविडेंड रिसीव्ड 50,000। एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा सब कुछ, बहुत सुपर्ब चैप्टर है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। सब में लिखा है डिविडेंड फॉर शेयर्स, लिख भी दिया, डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20 जून, जो इस साल का परचेज है, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। हम बोलते हैं नहीं भी लिखा होता तो भी ये डिविडेंड 10,000 रुपया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से था, हमको इन्वेस्टमेंट कम करना ही था, लिख दिया तो बढ़िया है। नेक्स्ट, ऑन 15/11 सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5, यानी 15 रुपया, 10 प्लस प्रीमियम फेस वैल्यू पे ऐड होता है, 15 रुपया करके 25,000 शेयर बेच दिया। अब आप एक चीज याद रखो, अपने पास 45,000 शेयर है, लेकिन अब इसका कॉस्टिंग 6,05,000 नहीं, 6,05,000 माइनस 10,000 हो गया है, क्योंकि ये जो 6,05,000 था ये तो 1 2 3 ऐड करके आया था। अब 10,000 लेस भी करना होगा, तो अब ये याद रखो कि हमारे पास 45,000 शेयर है जिसका कॉस्टिंग है 5,95,000, 5,95,000 हमको ऐड कर लेने दो, एक बार चेक कर लेने दो। हाँ करेक्ट। अब इसमें से हम 25,000 शेयर बेच दिए इसमें से, और बेचे 15 रुपीज करके, तो 25 इंटू 15 हमको पैसा मिलेगा 3,75,000 रुपया। तो हम इसका एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखो एंट्री 15/11 बाई बैंक 25,000 3,75,000। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। प्रॉफिट लॉस हम एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, तो ये प्रॉफिट लॉस आपको निकाल के दिखाते हैं। ये मेरा सेल है, ये मेरा कॉस्ट है 45,000 शेयर का, तो 25,000 शेयर का कॉस्ट कैसे निकलेगा? 5,95,000 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 25,000। 595 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 25, कॉस्टिंग निकला मेरा
3,30,556। प्रॉफिट आया मेरा 44,444। इसका भी वर्किंग हम बना के दिए और मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं। ये देखो, सेल प्रोसीड्स 3,75,000, कॉस्ट में ये रहा 5,95,000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 25, दैट इज 3,30,556। दिस इज द प्रॉफिट। तो सेल हम लिख दिए थे, प्रॉफिट लिखना बाकी है, 2 P&L। आइए सोल्यूशन में चलते हैं। बाई बैंक ये भी समझ में आ गया, ये रहा 2 P&L, अमाउंट कॉलम में लिख दिया 2 P&L, इजी। अब सर क्या हुआ, आओ क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड PL अकाउंट, और बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। तो सर अब अपने पास शेयर कितना बचा हुआ है, तुम बताओ। सर 45,000 था, 25 बेच दिए, 20,000 बचा हुआ है। तो 20,000 का कॉस्टिंग निकाल लो। ये रहा वर्किंग नोट। कितने वर्किंग नोट देखो, 5,95,000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 20,000, सिंपल वेटेड एवरेज सिस्टम। 264,444 इज द कॉस्ट। सर कॉस्ट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर नहीं करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, और बोला भी नहीं है ना मार्केट वैल्यू इतना है, तो हम लॉन्ग टर्म मानेंगे, कॉस्ट पे टान देंगे। तो सर टानने का मतलब क्या हुआ, क्या करना है, बाई बैलेंस CD लिखना है। ये देखो यहाँ पे 31 मार्च बाई बैलेंस CD, दिसंबर में तो दिसंबर लिख देना, मार्च उन्होंने दिसंबर कंपनी के लिए लिखा, मार्च अपने लिए। बाई बैलेंस CD 20,000, कॉस्ट लिख दिए। अब टोटल कर दो, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल मैच कर जाएगा। ये जो 44,444 है ये P&L अकाउंट में चला जाएगा। सारा वर्किंग नोट समझा दिए। यहां P&L अकाउंट देख लो, ये रिनाउंसिएशन का पैसा, ये डिविडेंड का पैसा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का पैसा, सब पैसा मिला करके फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस में 1,04,444 आया। तो हम लोगों को एक PL अकाउंट बनाने बोला था, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला था। तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी शेयर वाला है उसका लेजर कैसे बनता है, डबल कॉलम वाला, और बाकी P&L कैसे बनता है, आप अच्छे से समझ पाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। डिवेंचर का और प्रॉपर्टी का क्लास अगला वाला क्लास में लेंगे। थैंक यू, बाय बाय। बाकी सम आप लोग बुक से कर लेना।